नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। टेंट की दुकान और मकान में लगी भीषण आग में झुलसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो भीषण आग से 2 लोगों की जान गई है। लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गाजियाबाद से खबर, टेंट की दुकान और मकान में लगी भीषण आग में झुलसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना सामने आई है। भीषण आग से 2 लोगों की जान गई है। गाजियाबाद से खबर, टेंट की दुकान और मकान में लगी है भीषण आग में झुलसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तो भीषण आग लगी है। 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया मौके पर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो भीषण आग लगी और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं, भयावह वो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, जहां आग में झुलसने की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है। 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना है। धुएं का गुब्बार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग लगी है। आग में झुलसने की वजह से 2 महिलाओं की मौत भी हो गई है। तो 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आपको बता दें, 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जहां ये संभावना थी कि फ्लोर में वो फंसी है, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका, उनकी मौत हो गई है। लेकिन 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। गाजियाबाद से खबर, जहां भीषण आग लगने से 2 महिलाओं की जान चली गई। 8 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। बड़ा यह हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है। लगभग 6:52 पर फायर सर्विस कोतवाली को सूचना मिली थी कि लोनी स्थित एक मकान में आग है। तत्काल हमारी टोरंटो सिटी से 2 गाड़ियां और 1 गाड़ी हमारी साहिवाल से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें टेंट हाउस का काम होता था, उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जिसको तत्काल टीम ने पाइप बिछाकर बुझाना शुरू किया। और ऊपर लगभग 8 लोग फंसे हुए थे, जिनको सीढ़ी लगा के पीछे दीवार तोड़ते हुए बाहर निकाला गया। जब मकान को पूरी तरह सर्च किया गया तो उसमें पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर एक महिला, जो वृद्ध महिलाएं थीं, उनको घायल अवस्था में पाया गया, जिनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी संभवतः कैजुअल्टी हुई। तो यहाँ पर आग लगने का क्या कारण रहा? प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जो देखा है वो शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है, चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था, मकान बंद था। तो गाजियाबाद से पूरी खबर है, जहां टेंट की दुकान और मकान में भीषण आग लगी है। दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तो 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, 2 महिलाओं की दम घुटने की वजह से मौत भी हो गई है, 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मौके से अब क्या अपडेट है? देखिए, सुबह करीब 6 बजे लोनी इलाके में बता दूं उन्नति की एक मकान में आग लगी थी और इस मकान के अंदर जो टेंट का गोदाम था वो बताया जा रहा है। 6 बजे जिस समय आग लगी, यहाँ पर कई लोग मौजूद थे और आग, चूंकि टेंट का सारा सामान रखा हुआ था, कई वहां पर चीजें ऐसी थी जो कि आग बहुत जल्दी पकड़ रही थी। कपड़े थे, पिन्नी से बना जो सामान था वो था, तो आग एक भयानक रूप आग ने ले लिया और उसके बाद जो लोग थे वहां पर वो फंस गए। फायर विभाग की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने टोटल 8 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया और उनको सीढ़ी के माध्यम से बाहर निकाला, जिसके बाद और सर्च किया गया तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं और हैं जो कि
इस मकान में फंसी हुई हैं और आग की चपेट में आ चुकी हैं। तो जब फायर विभाग ने इस पूरे मकान का जायजा लिया और सर्च किया तो वहां पर 2 महिलाएं ऐसी मिली घायल अवस्था में जिनकी काफी बुरी हालत थी, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि दम घुटने से इन दोनों महिलाओं की मौत हुई है, और साथ ही जो फायर विभाग है, जो उसकी गाड़ियां हैं, वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और साथ ही प्राथमिक जांच की अगर बात करें तो अभी जांच में यही सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट से हो सकता है ये आग लगी हो, जिसके बाद चूंकि सामान ऐसा था उस मकान के अंदर टेंट का, तो आग पकड़ने में देरी नहीं लगी और धीरे धीरे जो आग थी उसने एकदम से भयानक रूप ले लिया और जो लोग थे उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल जो फायर विभाग की टीम है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, और साथ ही इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि कोई और ऐसे लोग तो नहीं है जो इस मकान के अंदर फंसे हुए हों। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा ये हादसा हुआ है जहां 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है यादराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण आग से 2 लोगों की जान गई है, ये पूरा मामला आपको बताया। और ग्राउंड जीरो से जो अपडेट मिली है, जहां पुलिस लगातार इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। आखिर प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और रेस्क्यू किया गया। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 लोगों की मौत हो गई है इसमें। तो लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना आपको बताई है। गाजियाबाद से टेंट की दुकान और मकान में भीषण आग लगी है। दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है इस हादसे में। तो 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ा ये हादसा हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आशंका है कि इसकी वजह से आग लगी है। हालांकि रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है और लोगों को भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं उस हादसे का शिकार हुआ है, फंसा हुआ है। इसका भी पता लगाने का प्रयास मौके पर किया जा रहा है और आग बुझाने के प्रयास भी लगातार जारी है। सीधा लिए चलते हैं आपको G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Point for people from all parts of the country. I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. Excellencies, development is a core issue for the global south. The countries of global south were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic and the food, fuel and fertilizer crisis because of geopolitical tensions have delivered another blow. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. It is imperative for this group to send a strong message to the world that we have an action plan to achieve this. Excellencies, our efforts must be comprehensive, inclusive, fair, and sustainable.
We should increase investment in fulfilling the SDGs and find solutions to address the debt risks faced by many countries. Multilateral financial institutions should be reformed to expand the eligibility criteria, ensuring that finance is accessible to those in need. In India, we have made efforts to improve people's lives in more than 100 aspirational districts which were pockets of underdevelopment. Our experience shows that they have now emerged as the catalyst of growth in the country. I urge the G20 development ministers to study this model of development. It may be relevant as you work towards accelerating Agenda 2030. Excellencies, one of the important issues before you is the growing data divide. High quality data is मिशन 2024 में जुटी बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी। मिशन 2024 के लिए प्रदेश को मिलेगा नया प्रभारी। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। संगठन के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चे में बदलाव होगा। मिशन 80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी तैयारी है 2024 के लिए, और 2024 का किला अगर फतेह करना है तो उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है कि किस तरीके से मजबूती के साथ काम किया जाए, रणनीति साधी जाए। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश प्रभारी मिलेगा। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। संगठन के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चों में बदलाव होगा। मिशन 80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए अब नई रणनीति के साथ और संगठन में बदलाव के साथ बीजेपी आगे बढ़ने की तैयारी में है, नई टीम को मैदान में उतारेगी, क्या कुछ और कोशिशें? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर कील काटे दुरुस्त करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हो या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, केंद्रीय पदाधिकारी हो, लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो, टिफिन बैठकें हो, इस तरीके के आयोजन पूरे प्रदेश भर में लगातार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की है कि 2024 में 2014 2019 जैसी परफॉर्मेंस दोहराई जाए, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बैठने के लिए उत्तर प्रदेश से बेहतर परफॉर्म करना जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। बूथ स्तर तक के नेटवर्क को अब बेहतरीन करने की कोशिश लगातार जारी है। महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी लगातार चला रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र हैं वहां पर अलग अलग तरीके के अभियानों को संचालित कर रही है, जिसमें घर घर जाकर जनसंपर्क करना है, केंद्र सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उनको लोगों को बताना है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है, ये उन लाभार्थियों के जरिए भी कहीं न कहीं एक मैसेज पूरे प्रदेश भर में देना है। तो ये बहुत सारे उपाय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। हालांकि देखना यह भी होगा कि इन उपायों का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि बीजेपी जो 2024 चुनाव की तैयारियां हैं वो दूसरे विपक्षी दलों की अपेक्षा काफी आगे चल रही हैं। जी
बिल्कुल, और तभी देखिए किस तरीके से संगठन में बड़ा बदलाव हो रहा है। रणनीति को और ज्यादा शार्प कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिफिन पर चर्चा भी की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की थी और टिफिन पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का मंत्र भी सौंपा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल के बारे में बड़ी उपलब्धियां भी गिनवाई थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिफिन पर चर्चा के दौरान, और इस मौके पर प्रोत्साहित करने का काम किया था कार्यकर्ताओं को, उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया था। आज उनके दौरे का आखिरी दिन, जिस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। काल भैरव मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा करती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रविवार को भी टिफिन पर बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बातें रखी। 2024 के लिहाज से अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी मोर्चे पर तैनात हैं और इसके लिए खास उनका वाराणसी का दौरा था, और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से वो मुखातिब हुए और बातचीत की, प्रोत्साहित किया, जीत का बड़ा मूल मंत्र दिया, रणनीति भी समझाई विस्तार से कि किस तरीके से आगे काम करना है। बीजेपी का जो संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, जन जन तक कैसे पहुंचना है, इन तमाम चीजों को लेकर अपने सुझाव सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के सामने रखे। उत्तर प्रदेश में जून में बिजली खपत का टूटा रिकॉर्ड, जहां 26,672 मेगावाट तक पहुंची बिजली की मांग। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी निगमों को अलर्ट किया है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार हो गया। 27,531 मेगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की मांग। यूपीपीसीएल 28,000 मेगावाट का लक्ष्य लेकर तैयारी में जुटी हुई है। तो पिछले साल जून की अगर हम बात करें तो 26,589 मेगावाट पहुंची थी खपत। तो गर्मी में बिजली की खपत का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, जहां यूपी में जून में बिजली खपत का रिकॉर्ड टूट गया है। आंकड़ों के जरिए अगर बताएं तो 26,672 मेगावाट तक पहुंची है बिजली की मांग। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी निगमों को अलर्ट कर दिया है इस संबंध में। तो प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के भी पार रहा। तो 27,531 मेगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की मांग। यूपीपीसीएल 28,000 मेगावाट का लक्ष्य लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। दिल्ली से अब खबर पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के मामले में इसी हफ्ते कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है दिल्ली पुलिस। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के यहां हुई थी बैठक। 15 जून तक रिपोर्ट पेश करने के लिए मिला था आश्वासन। तो पहलवानों के केस में इसी हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि 15 जून तक का अल्टीमेटम है पहलवानों की तरफ से। और इस बीच दिल्ली पुलिस भी तैयारी कर रही है ताकि रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जा सके। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी दिल्ली पुलिस। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी महिला पहलवानों ने, और बड़ा आश्वासन मिला था उनको कि 15 जून से पहले दिल्ली पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी इस पूरे मामले में। तो इस आश्वासन के चलते ही धरना प्रदर्शन शांत हुआ और पहलवानों को यह आश्वासन मिला। तो 15 जून तक का पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया है। और इस बीच दिल्ली पुलिस जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी पहलवानों के केस में। इसी हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी दिल्ली पुलिस। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इसी हफ्ते दिल्ली पुलिस जो है रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि 15 जून तक का ही अल्टीमेटम है। क्या कुछ इस संबंध में अपडेट है?
देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में अपनी जो जांच है या यूं कहें कि जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। आपने देखा कि किस तरीके से गोंडा स्थित ब्रिजभूषण शरण सिंह के आवास पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची हुई थी हाल ही में, और कहीं न कहीं कई लोगों के बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए, कई ID कार्ड भी कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने लिए कि आगे भी अगर पूछताछ करनी हो तो उन लोगों से पूछताछ की जा सके। अब तक इस पूरे मामले में देखिए करीब 208 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। चूंकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से पहलवानों से कहा कि आइए और आपके लिए बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, इसके बाद बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अनुराग ठाकुर के आवास पर जाते हैं और करीब 6 घंटे तक बैठक चलती है। बैठक के बाद ये कहा जाता है कि पहलवानों की जो मांगे थी सरकार उस पर विचार करेगी। पहलवान कह रहे थे कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। तो 15 जून की बात कहीं ना कहीं कही गई थी कि पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस अपना रिपोर्ट जो है वो कहीं सबमिट कर सकती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। आपने देखा कि कल दिल्ली पुलिस ने तमाम पहलवानों से जिन्होंने आरोप लगाए थे इस पूरे मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, उनसे प्रूफ मांगे गए हैं। यानी कि अगर आप आरोप कोई लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास क्या कुछ साक्ष्य है वो दिल्ली पुलिस के दें ताकि वो दिल्ली पुलिस आगे कार्रवाई कर सके। ऐसे में डिजिटल गैजेट्स की बात करें या चैट्स की बात करें, तमाम बातों का जिक्र कहीं ना कहीं किया गया था। इसके साथ ही आप देखिए कुछ दिनों पहले ये खबर निकलकर सामने आती है कि दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं एक पहलवान के साथ वहां पे ब्रिजभूषण शरण सिंह के आवास तक भी गई थी। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी है, दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि भी फिलहाल नहीं की है, ना ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तेजी ला रही है, चूंकि 15 जून का एक तरीके से यूं कहें कि अल्टीमेटम है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से 15 जून तक अपनी जो चार्जशीट है या जो अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा इस पूरी प्रकरण पर अब दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कुछ उस चार्जशीट में कहा जाता है, पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले आप देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बिल्कुल देखिए इस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और 15 जून तक का समय है, उससे पहले ही रिपोर्ट आएगी। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से अगली खबर। प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश का दौरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रैली की शुरुआत हो रही है। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी जनसभा को। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज जबलपुर में प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। चुनावी रैली की शुरुआत हो रही है। प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश का खास दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान वो चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगी और आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। चुनावी आगाज हो चुका है और प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में भी उतर चुकी हैं और इसी के चलते उनका खास मध्य प्रदेश का दौरा बताया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर चुकी है, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान चुनावी रैली को संबोधित करने वाली हैं। देखिए निश्चित रूप से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए अस्तित्व को किस तरीके से वर्चस्व में एक बार फिर से लेकर आती है और किन चेहरों को सामने लेकर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करती है। और इसी कड़ी में इस रैली को या यूँ कहें कि जनसभा को भी देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। करीब 11 बजे के आसपास गौरी घाट पर नर्मदा पूजन पहले प्रियंका गांधी करेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे के आसपास कहीं ना कहीं वो जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की ओर से। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गए हुए हैं। तैयारी करीब 3 से 4 दिनों से चल रही थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और मजबूत किस तरीके से किया जा सके, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जुट चुका है कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति बन पाए। और इसी के कड़ी में कहीं ना कहीं ये जनसभा भी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी जब मंच से संबोधित करती हैं तो क्या कुछ नया कहती हैं, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, सभी दिग्गज चेहरों ने
कमान संभाल रखी है और देश के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, वहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, चूँकि 9 साल भी पूरे हुए हैं। वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक तरीके से गदगद है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी, बहुमत मिला, उसी तरीके से कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता से ऐसे वादे किए जाएं और जनता को कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए उस दौर में जब सरकार बिल्कुल। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है आज से चुनावी रैली की शुरुआत करने जा रही हैं। किस तरीके से वो अपने संबोधन में क्या कुछ जिक्र करते हैं, इस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।